आप जानते हैं कि फियर और वरी में क्या अंतर है और उससे कौन सी बीमारियां कनेक्टेड हैं। फियर अगर हम देखते हैं तो पैनिक है और फोबिया। पैनिक डिसऑर्डर भीषिका विकृति इसे हिंदी में बोलते हैं और फोबिया को असंगत भय के नाम से जानते हैं। बट एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ फोबिया। फोबिया है डरना। और वरी बिना किसी अकारण चिंता के बात के चिंता करना। एंजाइटी, मिजरी, एप्रीहेंशन, एक्सपेक्टेशंस और ऑब्सेशन आर कनेक्टेड विद द वरी। ओह, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टेड। सब क्या देख रहे हैं आप? वाओ, एक आक्रामक भालू हमला कर रहा है। व्हाट यू विल डू? क्या करेंगे आप ऐसी स्थिति में? जी हाँ, ऐसी स्थिति में हमेशा हम 3 तरह के रिएक्शंस करते हैं। आइदर वी विल फाइट विद द कंडीशन और फ्लाइट और फ्रीज। आप कौन सा करते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। हम या तो परिस्थिति का सामना लड़कर करते हैं या फिर उसको अवॉइड कर वहां से चले जाते हैं, और या फिर बहुत भयानक कंडीशन में हमारा ब्रेन एकदम स्टॉप हो जाता है, हम कोई काम नहीं कर पाते और हम उस कंडीशन में फ्रीज हो जाते हैं। तीनों ही कंडीशंस की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और तीनों में बैलेंस होना भी जरूरी है। सो अवॉइडेंस, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड रिस्पॉन्स विच इज वेरी कॉमन। क्योंकि जब भी कोई परिस्थिति हमारे अनुरूप नहीं होती है, एंजाइटी होती है या डरावनी कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो हमारा ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो हमें उस परिस्थिति से लड़ने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो हमें रेडी करता है उस कंडीशन से, या तो फाइट करने में या फ्लाइट करने में, और या फिर उस कंडीशन में हमें फ्रीज हो जाना पड़ता है ताकि हम वहां से बाहर निकल सकें। आइए, काफी चर्चा हमने चिंता के ऊपर की, उसके फीचर्स को देखा। आज हम देखना चाहेंगे इसके कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे हम बड़ी तेजी से पकड़ लेते हैं। अभी तक तो आप लोग बहुत सारा समझ गए होंगे, काफी सारी चीजों को मैंने आपके साथ में शेयर किया है, बताया है। जी हाँ, पहला सिम्टम जो हमें दिखता है दैट इज हाइपर वेंटिलेशन। आदमी को सांस नहीं आती, चोक हो गया गला, बोल नहीं पा रहा, इनकैपेबल हो गया, ही इज सीकिंग फॉर ब्रीथ। उसको जरूरी है कैसे सांस ले, ये उसे समझ में नहीं आता और उसको सांस लेने के लिए वो परेशान हो जाता है। चेंजेस इन रेस्पिरेटरी रेट विच इज वेरी वेरी कॉमन। जी हाँ, इसके अलावा जो हमें देखने के लिए मिलता है और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। ऑटोनॉमिक आउटपुट ऑफ फियर। क्या हो रहा है? कार्डियक स्कीमा हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शनल हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और बहुत ज्यादा अगर पैनिक हो गए, बहुत ज्यादा एंजाइटी के स्टेट में चले गए, गला चोक हो गया और सांस नहीं आ रही है, तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। इट इज इन अ रेयर केस। जी हाँ, आइए, सारी दुनिया लगी हुई है एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने में। दीज आर 2 मेजर डिजीज जो कि पूरी दुनिया के लिए परेशानी का एक कारण है। हम सब और मिले और करें, आगे आगे भाग रहे हैं, अपनी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज को इग्नोर करते हैं कि हम उतने कॉम्पिटिबल हैं या नहीं है। तो ये एंजाइटी जो है, लगातार ये जो चिंता बनी रह रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक नुकसान का भी कारण बनती है। और मैंने यहाँ पर कुछ डिजीज के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सरपैक्टिक अल्सर है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, अस्थमा है। ये सारे एंजाइटी, इसका सारा मेन कारण जो है वो एंजाइटी है। इसलिए हमको वरी को और एंजाइटी को कट करना बहुत जरूरी है, उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए, इस एंजाइटी से कब धीरे धीरे चलते एक बीमारी में टर्न हो गई। उस बीमारी का नाम है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अभी हमने एंजाइटी के बारे में पढ़ा, और ये एंजाइटी अब बढ़ते इंसान को पता ही नहीं चला
कब उसने एक बीमारी का रूप धारण कर लिया। कब कर लिया? लेट अस सी, लेट्स टॉक अबाउट GAD। क्या है? द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर GAD रिक्वायर persistent symptoms for most days for at least 6 months। जब ये एंजाइटी जो मैंने भी आपसे इतनी चर्चा करी, उसमें जो सिम्टम्स की मैंने चर्चा करी, अगर ये लगातार 6 महीने 3 महीने तक बने रहते हैं और वो कंडीशन से बाहर नहीं आता है पेशेंट, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ देखिए, एक बहुत अच्छा डायग्राम प्रिपेयर किया है मैंने समझाने के लिए आपको कि जब जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, जो सामान्यीकरण चिंता जो विकृति हो जाती है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा, उससे थकान की शिकायत करता है। दीज आर दी मेजर सिम्टम्स जो हम देखते हैं। एरोजल, स्लीप, डिस्टर्ब स्लीप्स हो गई है, रात रात भर सो नहीं पा रहा है, या सो रहा है तो उसे डरावने सपने आ रहे हैं, नाइटमेयर्स हो रहे हैं, फ्लैश आउट हो जा रहा है, कुछ चीजें याद नहीं रह रही है, इतना इरिटेशन हो रहा है। मसल टेंशन, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। इन अ वेरी इजी वे यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ लुक एट द पिक्चर। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ओह माय गॉड, देयर इज लॉट्स ऑफ सिम्टम्स। सी, टायर्ड है, हेडेक है, कोल्डनेस है, हॉट फ्लैशेस है, एंजाइटी है, जॉब है, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू वरी, और which creates the anxiety in patient or in a human being। डायग्नोसिस बहुत आराम से आप कर सकते हैं। मैंने जो एंजाइटी के जो सिम्टम्स बताए हैं, अगर वो रिपीट होते हैं 3 से 6 महीने लगातार, तो समझ जाइए कि आप एंजाइटी डिसऑर्डर की गिरफ्त में आ गए हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में अगर हम शॉर्ट पे देखें कि कौन कौन से और सिम्टम्स हैं, मैक्सिमम सिम्टम्स की चर्चा हमने पिछली वीडियोस में की है। साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स, जिनके बारे में हमने पहले भी आपको बताया है। एक्सेसिव एंजाइटी, एंजाइटी होना नॉर्मल बात है। किसी भी चीज के लिए कोई भी टास्क हमने सोचा नहीं हो पाया तो एंजाइटी होगी, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, और जैसे वो कंप्लीट होगा एंजाइटी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, परंतु यहाँ पर ये एंजाइटी नॉन स्टॉप चलती है। आज इस पे है, फिर उस पे है, फिर उस पे है, या जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता, वो खत्म भी होगा, उसके बाद भी जो लोग हैं वो उसके बारे में एंशियस रहते हैं। वरीज दैट आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ऐसी ऐसी चिंताएं हैं जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो खाना, उठना, बैठना, सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही है उससे। लोग, और इवन पर्सनल रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हो जा रहा है। फीलिंग की अप और ऑन एज, पुअर कंसंट्रेशन और माइंड गोइंग ब्लैंक। जी हाँ, बहुत अच्छी बात एक मैं बता रही हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, इवन माय डॉटर, वो भी, उसे भी टेस्ट एंजाइटी होता है। सबको होता है, जब तक कि हम उस कंडीशन को फेस नहीं कर लेते, सबको होता है। जब एग्जाम्स उसके हो रहे होते हैं तो हमेशा वो शी यूज्ड टू से, मम्मा मुझे सब कुछ भूल गया है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, और वो रोती है कि मैं सब भूल गई हूँ, मैं क्या करूँ। मैं उसे समझाती हूँ, हमारा ब्रेन कभी भी कोई चीज नहीं भूलता। एक बार उसमें लोड हो गया, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो हमेशा याद दिलाता रहता है। हजारों साल, हजारों साल नहीं, एक इंसान का जितना भी लाइफ स्पैन है, चाइल्डहुड की मेमोरीज को भी हम रिकॉल कर सकते हैं, भले इसको रिकॉल करने में थोड़ा सा समय लगे। तो क्यों होता है, क्यों लगता है कि हम भूल गए सारी चीजें, हमें याद नहीं है, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, फ्लैश आउट हो गया है, ब्लैंक हो गई हूँ, कुछ भी। सो कारण है ओवर एंजाइटी, ओवर स्ट्रेस, ओवर वर्कलोड। जी हाँ, यही तो हमें अवॉइड करना है इससे निपटने के लिए। फिजिकल सिम्टम्स, रेस्टलेसनेस, फटीग, और मसल टेंशन, स्लीप डिस्टर्बेंस, इरिटेबिलिटी, वो बहुत सारी चीजें हमें व्यवहार में दिखती हैं। चलिए, अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। आप याद करिए उस एक परिस्थिति को जिसमें आपने बहुत सारा टेंशन या एंजाइटी से आप गुजरे हो, तो उस समय आपके साथ क्या क्या हुआ, आपने किस तरह की फीलिंग्स थी जो आपने उस समय महसूस की। तो यही सारे सिम्टम्स हमने यहाँ लिस्ट आउट कर दिए हैं, जो आप देख सकते हैं। आइए, कैसे पहचानेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही, जब DSM-4 क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रही थी, तो मैंने कहा था कि उन्होंने
एंजाइटी का एक ग्रुप बनाया, वो ग्रुप बनाया है जिसमें एंजाइटी इज द मेन सिम्टम ऑफ दैट डिजीज। जो एंजाइटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है और उससे और दूसरी बीमारियां होती हैं, दूसरी साइकोलॉजिकल बीमारियों के बारे में मैंने बताया था, फोबिया के बारे में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस के बारे में, और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में, इवन सोशल फोबिया और अदर डिजीज के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो हम कैसे पहचानेंगे, चलिए आइए देखते हैं इस डायग्राम से। ऑकरेंस ऑफ एंजाइटी और फोबिया में सिचुएशनल होती है, ठीक है, एक परिस्थिति से जुड़ी हुई होती है। जो एंजाइटी है वो फोबिया में एक परिस्थिति से जुड़ी हुई होती है, और पैनिक डिसऑर्डर में एपिसोडिक होती है। यहाँ फोबिक एंजाइटी मीन्स असंगत भय, जिसे हम बोलते हैं बेकार किसी कारण के डरना, वो भी एक बीमारी है। उसमें जो एंजाइटी है वो सिचुएशनल होती है, जब जब वो कंडीशन आएगी एंजाइटी से आदमी एंजाइटी स्टेट में आदमी आ जाएगा। मैनिक डिसऑर्डर में ये एपिसोडिक होती है। एपिसोडिक मतलब पीछे की किसी घटनाक्रम से जुड़ी हुई है, समय से जुड़ी हुई है। और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में तो फ्री फ्लोटिंग होती है, आज इस बात पे चिंता, वो खत्म हो गई तो दूसरी बात पे चिंता, फिर नेक्स्ट असाइनमेंट मिला उस पे चिंता, यानी उसका कोई विषय नहीं होता, वो फ्री फ्लोटिंग होती है। सो लेट अस सी एसोसिएटेड कॉग्निशंस कौन कौन से अफेक्टेड होते हैं। फोबिया में फियर ऑफ सिचुएशन है, पैनिक डिसऑर्डर में फियर ऑफ सिम्टम्स है, और जनरलाइज्ड मैंने फियर ऑफ सिम्टम्स दिखाई देते हैं पैनिक डिसऑर्डर में भी, विशिकावृत्ति में भी और विकृति में भी। और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में फियर ऑफ फ्यूचर, आदमी अभी वो फ्यूचर में वो बात हुई नहीं मगर सोच के उसके लिए वो परेशान है, उसके फ्यूचर से जुड़ा होता है। एसोसिएटेड बिहेवियर क्या होता है जब एंजाइटी के स्टेट में होते हैं। फोबिया में जब होंगे तो इंसान उसको अवॉइड करता है, वो कंडीशन जो एंजाइटी क्रिएट करती है, जो उसमें डर लाती है, वो उसको अवॉइड करना चाहता है। और पैनिक डिसऑर्डर में भागना चाहता है, उससे पलायन करना चाहता है, ठीक है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी को तो हम पढ़ रहे हैं अभी। उसमें इनहिबिशन होता है, वो बाधा देता है, कोई भी काम करने नहीं देता और वो बना रहता है, कंटिन्यूस आपके माइंड में बना रहता है। तो ये अभी बहुत सरल तरीके से मैंने आपको 3 बीमारियों में एंजाइटी किस तरह से डील होती है, क्या क्या कंडीशंस उसको बताया। और लुक एट दिस पिक्चर, सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। इसके अगेन एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। सेंसिटिविटी ऑफ नॉइज, जरा सी भी ऊंची आवाज होती है, चिड़चिड़ाहट लगती है, मुंह सूख जा रहा है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। देखिए आप ये फोटोग्राफ से पूरा देख सकते हैं कि किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, कैसे आदमी चिंता की स्टेट में है। आइए अब हम बात करते हैं, जब हमने चिंता के बारे में इतना जान लिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमें जीएडी में और एंजाइटी डिसऑर्डर में दिखाई देते हैं। तो पहला है फैमिली मेंबर्स विद एन एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर किसी की फैमिली में कोई किसी मेंबर को एंजाइटी डिसऑर्डर है या वो उसको फेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमारी एक आदत है कि हम कोई भी चीज को आइडेंटिफाई करके सीखते हैं, किसी का अनुकरण करके सीखते हैं या उसे देख कर सीखते हैं या रोल मॉडलिंग से सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं अनजाने में हम वो सारी चीजों को देखते हैं, जिसको उन सिम्टम्स को देखते हैं और कॉपी करते रहते हैं दिमाग में। और कभी कभी ये जेनेटिकली भी हमारे एक पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो जाती है। इंक्रीज इन स्ट्रेस और एक्सपोजर टू फिजिकल और इमोशनल ट्रॉमा। जब कोई ऐसा परिस्थिति सामने आती है जिसने हमें बहुत दुख या आघात पहुंचाया हो, जो हमारे इमोशनल ट्रॉमा से जुड़ी हुई हो, तो भी एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, अभी मैंने कुछ देर पहले बात की थी, लॉकडाउन के समय में लोग अपने घरों में हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, अपने घर से ही काम कर रहे हैं और मन में कहीं ना कहीं चिंता तो है कि अगर फैक्ट्रियां बंद होगी तो हम कैसे काम करेंगे, या हमारे आर्थिक आवश्यकताओं को कौन पूरा करेगा, या बहुत गरीबी है, वो भी एक कारण हो सकता है क्योंकि इंसान के पास उतना पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी है, तो वो अपने जीवन के भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा, तो एंजाइटी होना बड़ा आसान है। और ड्रग एब्यूज, अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसमें भी चीजें ना मिल पाने पर एंजाइटी क्रिएट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, हमने सिम्टम पे बात की, एंजाइटी पे बात करी, क्लासिफिकेशन पे बात करी। आइए जानते हैं वो कौन से कारण हैं जो जिम्मेदार हैं लोगों को मानसिक रूप से बीमार करने में, एंजाइटी का पेशेंट बनाने में। कब होता है ऐसा?
लेट अस नो। थ्रेट टू स्टेटस और गोल, जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा क्रश होने वाली है, या उसने जो टारगेट या गोल सेट किया है लाइफ में अब उसे नहीं मिलेगा, एंजाइटी होना स्वाभाविक है। थ्रेटन ब्रेक थ्रू ऑफ डिजायर्स, इच्छाओं के विस्फोट का खतरा होना। कौन सी इच्छाएं? जी हाँ, हम जब जीवन जीते हैं तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, कुछ के बारे में हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं जिनको हम पूरा कर पाने में समर्थ नहीं है। तो सभी इच्छाओं को तो हम पूरा नहीं कर पाते, उसमें से कुछ इच्छाओं को हम दबा देते हैं, दमन कर देते हैं, उसको रिप्रेस कर देते हैं। तो वो जाती थोड़ी ना, हम सोचते वो खत्म हो गई ना, वो खत्म नहीं होती, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में लोड हो जाती है। और जानते हैं यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वो बाहर आने के लिए परेशान होती है और हमारा कॉन्शियस माइंड से जो ईगो है वो उसे बाहर नहीं आने देता। दोनों के बीच में टकराव होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। एंजाइटी अराउजिंग डिसीजंस, ऐसे डिसीजंस जो कि एंजाइटी क्रिएट करते हैं। आप कैपेबल नहीं है और आप ऐसे ऐसे डिसीजंस ले लेंगे, हमको ये करना है, हमको ये करना है, और आपके पास कोई साधन नहीं है, तो ऑब्वियसली पूरा नहीं कर पाएंगे, मीट आउट नहीं कर पाएंगे, तो एंजाइटी होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। रीएक्टिवेशन ऑफ प्रायर ट्रॉमा, माय गॉड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी न कभी अगर किसी के साथ कोई हादसा हुआ है तो उसे बहुत डर होता है। जब जब वो परिस्थिति उसके सामने रिपीट होती है तो उसके अंदर वो एंजाइटी क्रिएट करती है, क्योंकि वो उससे कोप अप नहीं कर पाया, उससे बाहर नहीं निकल पाया, और वो एंजाइटी उसको बुरे समय का याद दिलाती है, तो उसमें एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। तो जब भी रिएक्टिवेशन ऑफ प्रायर ट्रॉमा होता है, पूर्व अभिघात होता है, वो जैसे सक्रिय होता है तो एंजाइटी में इंसान आ जाता है। और नेक्स्ट है गिल्ट फीलिंग एंड पनिशमेंट, फियर ऑफ पनिशमेंट। जी हाँ, बहुत ही कॉमन है, बच्चों में बहुत कॉमन है ना। और बच्चों में क्यों, गलतियां तो बड़े भी करते हैं, तो बड़ों में भी है कि जब जब उनको जब कभी कोई गलती हो जाती है तो और हमें उसका ज्ञान होता है तो हमें एक अपराध भावना होती है, हमने ऐसा क्यों कर दिया, हमें नहीं करना चाहिए था। और हमारे अनकॉन्शियस माइंड में लोड होता है कि हाँ ये गलती हो गई है और इस गलती की ये सजा है। भले हम सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से उसे ना बताएं किसी को, बट वो बार बार हमें हिट करती, बार बार याद आती है, और जब जब याद आती है तब तक हम एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। और अगर मान लीजिए गलती से वो बाहर आ गई और लोगों को पता चल गया तो उस समय पनिशमेंट मिलेगा, डर लगता है। बच्चों में तो ये बहुत ही कॉमन है, और फियर ऑफ पनिशमेंट के डर से भी एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। इट्स अ मेन एंड फोकस्ड पॉइंट, सारी बीमारी बढ़ ली। चलिए आइए बताती हूँ, या हम ये जानना चाहेंगे क्या हम उस बीमारी से ओवरकम हो सकते हैं? कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम बाहर आ सकते हैं, या हम उस बीमारी को क्योर कर सकते हैं? जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की। ये ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकता है, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल में हम ट्रैंक्विलाइजर्स यूज करते हैं, एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी ड्रग्स यूज करते हैं, और इसका उपयोग साइकेट्रिस्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट कैन प्रोवाइड थेरेपीज, काउंसलिंग, और इस सब के बारे में बात कर सकते हैं। तो अब सेकंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें दवाइयों का उपयोग नहीं करते हैं। एक सिंपल काउंसलिंग से, साइकोलॉजिकल एजुकेशन से, शॉर्ट टर्म काउंसलिंग से, या स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा हम उसकी चिंता को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इसमें साइकोथेरेपी का तो बहुत बड़ा रोल है। आइए, आजकल हम रोज, रामदेव बाबा ने तो लोगों की जिंदगी को ही बदल दिया है। उन्होंने लोगों को बहुत आसानी से योग के आसन और मुद्राओं को बताया है, प्राणायामा को बताया है, उसके बेनिफिट्स को बताया है। अगर आप नित्य जिंदगी में, दिनचर्या में इसे शामिल कर लेते हैं तो आप उस परिस्थिति से कम लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और आप दिमाग को कूल रख सकते हैं, किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेशन और फोकस कर सकते हैं। तो अपनी दैनिक दिनचर्या में मेडिटेशन, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइजेज आदि को आप शामिल करिए, क्योंकि ये आपको बहुत हद तक चिंताओं से बचाएगी। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो थेरेपी है वो है साइकोथेरेपी, साइको एनालिसिस थेरेपी। किस कारण से उसे चिंता हो रही है, कौन सी परिस्थिति जिसने उसके जीवन को डिस्टर्ब कर दिया, उसे एक्सप्लोर करिए
उन कारणों को देखिए और उससे उसे कोप अप करने के तरीके बताइए, तो उसको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। जी हाँ, लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगी कि थेरेपीज की जब हम बात कर रहे हैं तो वी कैन नॉट इग्नोर दी CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, विच इज वेरी वेल नोन, और एरन बेक और दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने और काफी लोगों ने इस पर बहुत सारे काम किए हैं। तो यहाँ हमने कुछ थेरेपीज की बात करी, पर इसके अलावा मैं अपनी समझ से, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से, जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं या लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं कि मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, तो और भी अदर बहुत सारी हीलिंग एड्स हैं जिनको इसमें मैंने शामिल किया है। और इन हीलिंग एड्स में जो है वो है, फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है, हमारे पास कोई साइकोथेरेपिस्ट नहीं है, हमारे पास कोई काउंसलर नहीं है, तो क्या हमें एंजाइटी के साथ ऐसे ही रहना चाहिए? जी नहीं। आइए मैं आपको अपने अनुभवों से और दूसरों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उनके आधार पर कुछ सेल्फ हीलिंग एड्स के बारे में बात करूंगी, सेल्फ स्किल्स के बारे में बात करूंगी। ये है सेल्फ इंस्ट्रक्शंस। अपने आप को निर्देशित कीजिए। जब भी आप एंजाइटी की स्टेट में हैं तो आप उस कंडीशन के आने के पहले नो बोलना सीखिए और अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करिए। थॉट स्टॉपिंग दूसरा एक तरीका है जिसमें हम उन बुरे और बेकार के विचारों को अपने दिमाग में आने से रोकते हैं। इसके अलावा सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन बहुत कारगर है। योगा और मेडिटेशन की बात हमने की है। और सबसे लास्ट जो है वो है स्पिरिचुअल थेरेपी। जी हाँ, हमारी जो भारतीय पद्धति है, जो संस्कृति है, वो तो पूरी रिलीजियस वैल्यूज से भरी हुई है और स्पिरिचुअल थेरेपी तो बहुत जबरदस्त मदद करती है। क्योंकि हमें जब भी कोई परेशानी होती है, मेरे को याद है मैं क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ, होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज में, पूरा क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है। उसमें बाइबल में भी कहा गया है अगर आपको कोई दुख है, तकलीफ है, कोई एंजाइटी है, आप जीसस क्राइस्ट के सामने बोल दीजिए या भगवान। एक तरह से कहने का ये मतलब है कि अगर आपके माइंड में कोई परेशानी है तो उसे आप ईश्वर के सामने जब बैठकर कन्फेस करते हैं तो आप एक तरह से वो एंजाइटी को रिलीज करते हैं भगवान के सामने बोलकर। क्योंकि आपको पता है कि मेरी ये प्रॉब्लम को भगवान कहीं कहने नहीं जा रहा है। अगर मैं किसी इंसान को बताऊंगा तो जरूर वो उसे कहीं और बोल देगा और मेरी सोशल इमेज क्रश हो सकती है, मुझे किसी तरह का नुकसान हो सकता है। तो जी हाँ, स्पिरिचुअल थेरेपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रिड्यूसिंग एंजाइटी। तो वी कैन नॉट इग्नोर द स्पिरिचुअल थेरेपी। आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, आप ग्रुप में बैठ सकते हैं, आप किसी रिलीजियस पूजा पाठ और इस सबको भी शामिल कर सकते हैं, जो क्योंकि एक्चुअली मेन उद्देश्य ये है कि आपकी एंजाइटी को दूर करने का, क्योंकि वो आपको उस परिस्थिति से, उस सिचुएशन से चेंज करके, डिस्ट्रैक्ट करके, अटेंशन डाइवर्ट करके दूसरी ओर ले जाए और वो परेशानी कुछ देर के लिए वहां से हट जाती है। जी हाँ, और क्या कर सकते हैं आप? क्या सेल्फ बूस्टिंग करते हैं? अपने आप को मोटिवेट करते हैं? This is directly related with our self-esteem, enhancing cards. हम कुछ कार्ड्स बना लें अपने आप के लिए, जो आप में अच्छे गुण हैं उनके कुछ 8-10 कार्ड बना लें और जब एंजाइटी में हो तो आप उस कार्ड को सामने देखें और उसमें लिख लें, मैं अच्छा गा सकती हूँ, मैं अच्छा दिख सकती हूँ, मैं अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ, मैं अच्छी कुकिंग कर सकती हूँ, मैं अच्छी सिंगर हूँ। और करिए ये इस तरह के सेल्फ मोटिवेटेड वर्ड्स आप जब बोलेंगे अपने आप को तो आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी और जो आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है, जिसके कारण एंजाइटी रेज हुई है, वो बहुत ज्यादा हद तक रिड्यूस हो जाएगी। जैसे इन्होंने कहा, आई हैव अ गुड फिजिकल हेल्थ। इस तरह के आप कार्ड्स बना सकते हैं, जो भी क्वालिटीज आप में हैं आप उन पर करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आयुर्वेदा की बात कैसे नहीं करेंगे? जी हाँ, भारतीय पूरी संस्कृति, पूरी पद्धति, चिकित्सा प्रणाली में आयुर्वेद का बहुत महत्व है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए हम देखें क्या करें। अपनी डाइटरी हैबिट्स को अच्छा रखें। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोकोनट, ये सारी चीजों को आप अपनी उसमें, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि हमें एंटी डिप्रेशन का काम करते हैं, जैसे वाटरमेलन है, आपका क्या कहना चाहिए, कैशू नट्स है,
तो इन सबको अपने भोजन में शामिल करिए। साथ ही कावा करके एक प्लांट है जिसे हम पीपो भी कहते हैं, और इसे आप देख सकते हैं, इस पर बहुत सारी रिसर्चेस हुई है। ये एंजाइटी स्ट्रोक्स और एंजाइटी को कम करने में बहुत मददगार है। तो हम खाली मेडिसिन की बात ना करें, इसके अलावा आयुर्वेद पर भी ध्यान दें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स कम है। मैं नहीं कहती बहुत सारी बीमारियों का इलाज सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन में है, परंतु अगर जिन चीजों पर हम कर सकते हैं, हमारा आयुर्वेद इज रिच ऑफ नॉलेज, उसको हम जरूर यूज करें। होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, और यदु और निर्भय ने तो इस पर यदु एंड निर्भर सिंह ने 2002 में एक रिसर्च करके इसे प्रूव भी कर दिया है कि आयुर्वेद में कावा जो है वो व्यक्ति में एंजाइटी को कम करती है। मुझे यहाँ मैं एक अपनी बात को विराम देती हूँ, और मैं सोचती हूँ इन द एंड ऑफ दिस सेशन मैं सोचती हूँ कि आपने अभी तक बहुत कुछ सीखा है, और स्पेशली हमने इस सेशन में सीखा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे वो फुलफिल हुए हैं। मैं जानना चाहूंगी आप सबसे, मैंने अपना मेल एड्रेस और फोन नंबर, कॉन्टैक्ट फोन नंबर दिया है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बात, अपने क्वेश्चंस मुझ तक ला सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे जवाबों का, सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपको दूं। तो इस सेशन में हमने सीखा कि एंजाइटी क्या है, उसके फिजिकल फीचर्स क्या है, उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, जीएडी क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, एंड हाउ टू कंट्रोल एंड मैनेज द एंजाइटी। सो विद्यार्थियों, लास्ट में आप सब इतने क्यूरियस होंगे कि हम कैसे जानेंगे कि हम एंजाइटी से पीड़ित हैं या नहीं हैं, या क्या हम सही में एंजाइटी से सफर कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक टेस्ट ऑनलाइन निकाला है और आपको दिया है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चन एयर है, 20 क्वेश्चन हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपकी जिंदगी में या आपके साथ वाकई में वैसा घटित हो रहा है और आप उससे एग्री हैं, तो आप ट्रू में टिक करिए। और अगर आपको लगता है कि वो स्टेटमेंट आपसे मैच नहीं होता या आपके साथ ऐसा नहीं होता और आप उससे डिसएग्री करते हैं, तो आप फॉल्स में टिक करिए। और लास्ट में सारे नंबर को, टिक को आप देखिए, जोड़िए, ट्रू में कितने टिक किए हैं और फॉल्स में कितने टिक किए हैं। ऑनेस्टली इसे करिए तो आपको आपका एक एंजाइटी लेवल मालूम चल जाएगा। और इसमें इंटरप्रिटेशन है कि अगर आपने आंसर जो है वो ट्रू में 0 से 7 दिए हैं, अगर आपको आंसर्स में ट्रू में टिक 0 से 7 तक मिलते हैं, तो यू आर out of danger from anxiety. If you answer T to 8 to 13 statements, यानी 8 से 13 में अगर आपको ट्रू में टिक मिले हैं या नंबर मिले हैं, तो आप जो है ये कह सकता है कि you have a tendency of anxiety. Study and practice the advice of this. If your problem persist और उससे भी ज्यादा आपको नंबर मिलते हैं, यानी 14 ट्रू स्टेटमेंट्स 20 में से आपने टिक किए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करने के जितने तरीके मैंने आपको बताए हैं उनमें से उन्हें अप्लाई कीजिए। अगर आपके आसपास कोई काउंसलर, कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्किल जो मैंने आपको बताई हैं उसके लिए आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं और एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ अच्छे गुण हैं, क्वालिटीज हैं, लाइक म्यूजिक सुनना पसंद है या गाना पसंद है या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं या ड्राइंग अच्छी करते हैं या कविता करते हैं, तो आप उसे करना शुरू कर दीजिए आज से, अभी से। आपकी एंजाइटी लेवल जो है बहुत कम हो जाएगा और आप अपनी आसानी से उस सिचुएशन से, उस कंडीशन से अपने अटेंशन को डाइवर्ट करेंगे जो आपने एंजाइटी क्रिएट कर रहा है। लास्टली मैंने कुछ रेफरेंसेस का जिक्र इस स्लाइड्स में किया है, आप इसे फर्दर रीडिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू।